हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ज्यादा पार्ट जो रहेगा वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा। हम अभी तक न्यूमेरिकल्स हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया है, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। तो पहले वाले वीडियोस देखकर आइए, उसके बाद ये वीडियोस देखिए। जो भी रिफ्लेक्शन का पोर्शन है उसके बेस पर जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन से, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के 70 से 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, एनसीईआरटी के बाद वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो बी रेडी फॉर टुडेज सेशन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है। एनसीईआरटी बुक का ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, जो पहले अंदर के क्वेश्चंस होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उनको बोलते हैं। तो उसका पहला जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, वो हम करेंगे। देखो इसमें जो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर है तो वो कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्फेरिकल मिरर है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्लास में बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके, हम कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लें, चाहे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी ले। तो अगर हमने मान लो ये ऐसे एक कॉनकेव मिरर अगर हम लेते हैं लाइक दिस, ये इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये इसका फोकस हुआ। तो इतना वाला जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और ये जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां से हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा, वेरी इजी। तो कैसे आएगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20/2 और वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो 1 मार्क से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट? चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले इतना समझो, एक कॉनकेव मिरर है, वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू होगी? 3 हो जाएगी। ओके, अभी आगे सुनते रहो। 3 नहीं होगी एक्चुअली, -3 होगी, बताऊंगा क्यों होगी। लेकिन अभी अगर उसकी सिर्फ वैल्यू हम देखें, साइन तो हम बाद में लगा लेंगे, प्लस माइनस जो भी है, यहां पर हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैंने अपने लेक्चर में बताया था, जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू अगर 2 है तो दैट मींस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है। अगर 3 है तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। अगर m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज की इमेज है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आ गई। इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है,
याद आया? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है और इन्वर्टेड इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस में होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे -3, m इज -3, राइट। आगे हमें दिया हुआ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है मान लो, तो इसके आगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, कहीं आगे ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब ये तो नहीं लिखा कि उसका फोकल लेंथ कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वो बियॉन्ड सी रखा है या सी और एफ के बीच में, ये नहीं हमें लिखा हो, बस ये है कि 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर आगे है तो यहां होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो मींस हमें जो स्मॉल u दिया हुआ है, स्मॉल u वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। क्या मैंने ये सही लिखा? क्या मैंने ये सही लिखा u? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अरे टीचर भी गलत हो सकता है भाई, टीचर कोई भगवान थोड़ी है, हैं? ये u मैंने गलत लिखा है। अब सामने तो बैठे नहीं हो कि जो मेरी गलती बता दो, मैं अपनी गलती खुद ही बता देता हूं। यहां पर जो u आएगा वो माइनस में होगा। पहले कई बार बता चुका हूं कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि हमें क्या माइनस में लेना है क्या प्लस में लेना है, वो हमें खुद देखना होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है या जो u होता है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो तो कोई भी मिरर हो उसमें नेगेटिव ही लेते हैं, है ना? कुछ याद आ रही है बातें? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं वो सारे माइनस में होते हैं, ठीक है। तो u हो गया -10। चलो अब हमें निकालना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। वो इमेज कहां पर बन रही है, लोकेशन ऑफ इमेज हमें बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताना है, ठीक है। मींस हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है। हमें अगर पूछा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो दैट मींस वी हैव टू टेल द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, जो कि क्या होता है? v होता है। मतलब हमें v फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट v। ओके, हमारे पास m है, हमारे पास u है और हमें v फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हो, वही तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। अब ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले में आती हैं? वी नो दैट m इज इक्वल टू -v अपॉन u इन केस ऑफ मिरर। इन केस ऑफ मिरर्स जो मैग्निफिकेशन होता है वो -v अपॉन u होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। m कितना है? -3 है, यहां -3 लिख दो, m की जगह -3 लिख दिया, इक्वल्स टू लगाओ, माइनस ऐसे ही लिखो, v हमें फाइंड आउट करना है तो v की जगह v ही रहने दो, अपॉन u क्या है? u -10 है तो यहाँ -10 लिखो। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 30, एक्चुअली -30। तो v इज इक्वल टू ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं कॉनकेव मिरर से, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर बन रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और इधर कहीं बन रही है, इधर आके कहीं इमेज बन रही है। तो आंसर इज 30 सेंटीमीटर। ये जो माइनस है ये क्यों शो हो रहा है? v माइनस में आ रहा है, देखो ऑटोमेटिकली अपने आप v माइनस में आ रहा है, v की वैल्यू अपने आप ही माइनस में आ रही है, हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया, कैलकुलेशन की और v की वैल्यू माइनस में आ गई। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट साइड में बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, और लेफ्ट साइड में हम सारी चीजें माइनस में लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये भी माइनस में ही आ रहा है। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिरर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो बाकी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी स्किप कर देते हैं, वो सारे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो जब हम रिफ्रैक्शन समझ लेंगे तब वो क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो उनको कोई फायदा नहीं है करने का, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन समझा है। तो बैक एक्सरसाइज जो है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है जो वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एनलार्ज्ड है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? रे डायग्राम याद करो। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही ऐसा केस था जिसमें जो इमेज है वो इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज्ड बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। कौन सा केस था वो था जब ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो बस इसका आंसर यही होगा। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस, बस इतना लिख दो काफी है। पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर आगे लिख देना, बच्चों वाली चीजें हैं, लिख लेना अपने आप, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है बैक एक्सरसाइज का, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ये है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, योर इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, चाहे हम उससे कितना भी दूर खड़े हो जाएं, कितना भी पास आ जाएं, कहीं पर भी खड़े हो जाएं उसके सामने, हमारी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, सीधी ही बनेगी। तो ऐसा भाई कौन सा मिरर होता है? कौन सा मिरर है? बता तो सकते नहीं हो, मैं ही बता देता हूं। ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर होता है। भाई हम रे डायग्राम में सब पढ़ चुके हैं, रे डायग्राम में सब कर चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, ऐसा ही होता है ना। कॉनकेव मिरर में तो देखो इमेज बदलती रहती है, कि कभी बड़े साइज की बन रही है, कभी छोटे साइज की बन रही है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है। और सिर्फ एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, चाहे बिल्कुल पास में हो, चाहे थोड़ा बीच में हो, चाहे बहुत आगे हो, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। और क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। तो यहां पे सिर्फ इरेक्ट बोला है, तो इरेक्ट भी किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। उस कॉनकेव मिरर से हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है। अगेन सेम वही क्वेश्चन है। तो कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होगा, ठीक है। इतना तो सब जान ही गए होंगे। चलो आंसर हमें मिल गया यहीं पर ही। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? मींस ऑब्जेक्ट की रेंज कितनी है, कहां तक हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन आता कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी केप्ट, उसका मतलब ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पूछ रहे हैं
पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे हैं। बट अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर तक रख सकते हैं। मान लो यहां से लेकर यहां तक की रेंज है, ये लिमिट है, रेंज का मतलब लिमिट है, यहां तक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इससे आगे नहीं रख सकते, ठीक है, यहां तक की लिमिट है। ये मान लो मिरर है, ठीक है, और ये रेंज है, ये लिमिट है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, ठीक है, इससे आगे नहीं रख सकते। तो ये रेंज हो गई, इसके बीच में ये रेंज हो गई। तो हमें वही रेंज बतानी है। हमें फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है, पोल एंड फोकस के बीच में रखना है। अगर इसका लास्ट में रे डायग्राम भी बनाना है तो वो रे डायग्राम्स वाला जो वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। यहां पर हम क्यों टाइम वेस्ट करें, यहां पर जो नए क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। जो रे डायग्राम वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रे डायग्राम वाली वीडियो में देख लेना, वहां पर क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर फिर भी एक रफ आइडिया देने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। ये मान लो हमारा एक कॉनकेव मिरर हुआ, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस है और ये सी है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है, मींस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो ऑब्जेक्ट की रेंज कहां है, क्या है, कहां तक ऑब्जेक्ट को हम रखें कि उसकी हमें इरेक्ट इमेज मिल जाए। हमें पता है कि इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी रखें, चाहे यहां पर रखें तब भी इरेक्ट इमेज बनेगी, इधर रखेंगे तब भी इरेक्ट इमेज बनेगी, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, फोकस पर नहीं, फोकस पर नहीं, फोकस से पहले, फोकस के पहले तक और पोल के बाद, मतलब इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तब उसकी इमेज कहां बनेगी, पीछे बैक साइड में इरेक्ट इमेज बनेगी। तो रेंज क्या है भाई, देखो यहां से यहां तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 15, मतलब कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो 15 से पहले रखना पड़ेगा। ये तो 0 हो गया, यहां तक पूरा 15 हो गया, 0 के बाद और 15 से पहले, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस यही होगा ना। तो इस एरिया में, इस पोर्शन में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो या तो हम लिखें 0 से 15 सेंटीमीटर तक, ऐसे भी चल जाएगा, या फिर हम लिखें लेस देन 15 सेंटीमीटर, लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 से पहले। अब 15 से पहले 14.9 भी हो सकता है, 14.8 भी हो सकता है, 15 ना हो, 15 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट अगर 15 हो गया तो वो तो फोकस के ऊपर आ जाएगा, और फोकस पे तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो तो दूसरा केस हो जाएगा। तो 15 पर नहीं, 15 से पहले पहले, तो इसके और इसके बीच में, ठीक है, ये रेंज होगी। तो हम किसी भी तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब जो इमेज बनेगी उसकी नेचर क्या है, दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर हो गई। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, ऑब्वियसली इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम में पता है हमें सबको, ये वही रिपीटिशन है और कुछ नहीं है। ड्रॉ रे डायग्राम, अब रे डायग्राम वाला वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। बस यहां पर यही समझाने वाला था, तो ये मैंने आई होप सो कि आपको क्लियर कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन के ऑर्डर हो सकता है कि आपकी बुक में थोड़े अलग हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑर्डर पर, क्वेश्चन नंबर पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बस वो देखो। हो सकता है कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 हो या 10 हो या 13 हो, तो वो इतना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन पर ध्यान दो बस। है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ये बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, तो वो देख लेना, मैच कर लेना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यस दिस क्वेश्चन आई वाज वेटिंग फॉर, दिस इज द क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया भाई, तो इसी का मैं इंतजार कर रहा था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए ना इसकी फिगर बना लेते हैं। देखो जो बिल्कुल जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है सम्स की, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है, उसको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने माइंड में ही, अपने ब्रेन में ही फिगर बना लेता है। बट जो बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड टाइम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, उनको समझने के लिए थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, और ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, और इसका जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और जो सेंटर कर्वेचर होगा वो भी राइट साइड में होगा। तो ये इसका मान लेते हैं फोकस, ओके। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, मींस यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 15 है, दिस इज 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे कोई सा भी मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हुआ है, मान लेते हैं यहां पर रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो मींस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया ये डायग्राम बना के कि कैसे क्या दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, हमें इमेज की पोजीशन बतानी है और उसकी नेचर बतानी है। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर तो हमें पहले से ही पता चल गई, वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। लेकिन पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, और क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखो कोई भी न्यूमेरिकल हो, खासकर जो साइंस में है या मैथ्स में, कोई भी न्यूमेरिकल, मैथ्स में तो न्यूमेरिकल ही होते हैं अभी, क्या बोल रहा हूं, आई मीन टू से कि जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स या साइंस का कोई भी हो या मैथ्स हो, जो गिवन होता है पहले वो लिख लेते हैं, उससे न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, ठीक है। जो गिवन है पहले वो लिख लो, गिवन क्वांटिटीज देखकर हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, और जो रिक्वायर्ड है वो लिख लो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला सोचो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो चीजें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हम u होता है, u मानते हैं उसे, तो u हमें गिवन है -10, माइनस अपने आप ही लगा लो इसमें, ठीक है, u माइनस में ही होता है तो माइनस लगा दिया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। नाउ अब बताओ इसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी या प्लस में होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ राइट साइड में है, पोल से राइट साइड में है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर हम पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पॉजिटिव है मतलब ये प्लस में है। वी हैव टू फाइंड आउट v, हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज
जो कि v होता है। तो देखो v, f, u ये किस फॉर्मूले में आते हैं? ये आते हैं मिरर फॉर्मूले में। तो यहां पर जो मिरर फॉर्मूला हमारा बनता है वो क्या होता था? 1/f 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f कितना है? 15 है, यहां 15 लिख दिया, इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया 1/v, v हमें फाइंड आउट करना है तो v को ऐसे ही रहने दो। प्लस लगाया, ये प्लस लगा दिया। 1/u, 1/u कितना है? u इज -10। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? -10 ब्रैकेट में लिख देते हैं -10। अब हमें पता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है उसे हम ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 2/-9 है, 2/-9 है, तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू -2/9। ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, मतलब ये जो होल क्वांटिटी है, ये जो होल वैल्यू है, ये माइनस में है। तो माइनस हम चाहे नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये जो माइनस है ये हम ऊपर लगा देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? क्योंकि बाहर तो प्लस है, इधर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बच्चों वाली बात है। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये बन गया -1/10। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस v। तो 1/v तो एक साइड रहने दो, और ये जो -1/10 है इसे हम ले जाते हैं इस साइड। ओके बच्चों, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। आगे से सॉल्व करते हैं। -1/10 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 1/15 पहले से ही प्लस का है, तो कैसे लिखेंगे इसे? अब देखो मैं इसका पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं। 1/15, ठीक है, ये लिख लिया। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो ये प्लस 1/10, और इधर क्या बचा? 1/v, ऐसे ही लिख दिया। नाउ सॉल्व करें। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 और 10 का एलसीएम 30, ठीक है, 30 आ गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो बच्चों वाले सवाल है भाई, कर सकते हो या मुझे करना पड़ेगा? कर देते हैं भाई। 30 को 15 से डिवाइड करो, 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 रहेगा, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करो, 3 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/v आ गया। दिस इज 5/30, 5/30 इज इक्वल टू 1/v। लेकिन हमें तो v की वैल्यू चाहिए, ये तो 1/v आया है, तो v कैसे आएगा? 1/v को उल्टा कर दो, इसको भी इन्वर्ट कर दो। 1/v को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो v/1 हो जाएगा। और v/1 क्या होता है? v ही तो होता है। 2/1 क्या होता है? 2। 3/1 क्या होता है? 3। तो v/1 क्या होगा? v होगा। v की वैल्यू हमें चाहिए, इसको उल्टा कर दिया। लेकिन अगर इसको हम इन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इजंट इट? दोनों तरफ का करना पड़ेगा ना। ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी भाई। इसका कर दिया तो ये हो जाएगा 30/5, और ये कितना हो गया? v हो गया। इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 6 जा, तो v कितना आया हमारे पास? हमारे पास v आ गया, कितना है? 5 6 जा 30, v आ गया 6 सेंटीमीटर। v आया 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है और v आ रहा है पॉजिटिव, माइनस तो नहीं लगा हुआ यहां पे, v आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि +6 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो इमेज है वो कहीं राइट साइड में बनी होगी, मिरर के राइट साइड में बनी होगी। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो राइट साइड में ही बनती है। ऑटोमेटिकली देखो अपने आप ही जो इमेज का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि सही जा रहे हो या नहीं। अगर मान लो v माइनस में आ रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, कहीं पर कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो।
तो दोबारा से चेक कर लेना, ओके। क्योंकि हमें पता है ना कि V पॉजिटिव ही आएगा, राइट साइड में इमेज बनती है तो V पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आ रहा है तो दैट्स फाइन, अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोबारा चेक करो। तो हमें यहां पर पोजीशन पता चल गई, पोजीशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज पता चल गया, और नेचर ऑफ इमेज तो वही है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। समझ में आ गया बच्चों?